नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और आज दंगल में जिक्र शहीदों को सम्मान और आज 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। देश कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस अवसर पर देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने कहा, इस बीच शहीदों को लेकर उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। उन्होंने सम्मान किया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा कि मोदी सरकार के कार्यों की जमकर सराहना करते हुए कहा कि वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के साथ ही पेंशन के साथ ही कई अन्य जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की गई हैं। धामी ने कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में सेना को दुश्मन को जवाब देने के लिए खुली छूट दी गई है। भारतीय सेना अब दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से दे रही है। और धामी ने कार्यक्रम में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिए जाने की भी घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि राज्य सरकार इस संबंध में जल्द ही सरकार एक्ट लाने जा रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली 10 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। और मुख्यमंत्री की इस घोषणा को सत्ता पक्ष ने बड़ा ही ऐतिहासिक बताया है, जबकि विपक्ष को मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर विश्वास नहीं है। सवाल यही है कि आखिर क्यों विपक्ष मुख्यमंत्री की इन तमाम घोषणाओं पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। आज इस मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरा देश कारगिल युद्ध में भारत को मिली जीत के विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। देहरादून के गांधी पार्क में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मोदी सरकार के कार्यों की जमकर सराहना की। सीएम ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के साथ ही पेंशन के साथ कई अन्य सुविधाएं प्रदान की हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली 10 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए किए जाने की भी घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। तो आज जो सैनिकों के जो हमारे शहीद सैनिकों के आश्रित थे, उनके परिजनों को अभी तक हमारे राज्य में 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी। और एक मैं समझता हूं कि ये राशि बढ़नी चाहिए और उनके परिवारजनों को और सहायता राज्य सरकार की तरफ से होनी चाहिए। तो हमने आज उस राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। और साथ में जो जिलों में जो उनको नौकरी में नियुक्ति प्रदान की जाती थी, उसमें भी देरी हो जाती थी, इसलिए ये व्यवस्था कर दी है कि तत्काल जो है उनके लिए अन्य विभागों में भी जो है समूह गौ के पदों का जो है जहाँ भी व्यवस्था है वो व्यवस्था करके उनको तुरंत नियुक्ति दी जाएगी। और साथ में जो अभी तक 2 वर्ष के अंदर आवेदन करना होता था, उसको भी हमने बढ़ाया है कि वो 5 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि सैनिकों के और उनके परिजनों का हर प्रकार से कल्याण हो, वेलफेयर हो, उसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा सैनिकों का मनोबल बढ़ाते हैं और उत्तराखंड ये सैन्य भूमि भी है, वीर भूमि भी है, इसलिए सैनिकों के कल्याण के लिए हम एक कदम भी पीछे नहीं रहेंगे। अग्निवीर योजना केंद्र सरकार ने देश के अंदर लागू करने का काम किया और अग्निवीर की जो कार्य करने की अवधि है मात्र 4 वर्ष है। 4 वर्ष बाद अग्निवीर अपने घर वापस आ जाएगा। जब उसे सबसे ज्यादा रोजगार की आवश्यकता होती है, उस समय
उसको बेरोजगार करने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। राज्य सरकार ने कहा है कि हम आरक्षण देंगे, कितना प्रतिशत आरक्षण देंगे, क्या उस आरक्षण से अग्निवीर को पुनः जो है रोजगार मिल पाएगा? ये ऐसा जो है कार्य जो है केंद्र की सरकार ने किया है जिससे पूरे देश के नौजवान साथी हताश, निराश और त्रस्त हैं। और पहाड़ में तो आप जानते हैं कि यहाँ का नौजवान जो है सेना में अपनी सेवाएं दे करके इस देश की सीमाओं की सुरक्षा करने का काम करता है, लेकिन इस उत्तराखंड राज्य में भी नौजवान साथी सरकार के इस कृत्य से हताश और निराश। आपको बता दें कि वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 रणबांकुरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। इनके अलावा इस युद्ध में 527 जवानों ने अपनी शहादत दी थी, जबकि 1363 से ज्यादा जवान इस युद्ध में घायल हुए थे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 5000 से ज्यादा जवानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। भारतीय सेना की इस ताकत की बदौलत ही आज पूरा देश सुरक्षित है। इस बीच केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी अग्निवीर योजना पर जमकर बवाल मचा था। कांग्रेस ने सत्ता में आते ही इस योजना को खत्म करने का वादा किया है। वहीं अब मुख्यमंत्री के पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण दिए जाने की घोषणा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखो, मुख्यमंत्री के बजाय में अगर केंद्र कहता, केंद्र एक कानून बनाता कि इनको हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे और 100% करेंगे, वो तो ऐसे जो सकूपे छोड़ते हैं लोग। राज्य सरकार इस मामले में ना तो उसने अभी तक कोई कानून बनाया और केवल मुख्यमंत्री ने कह दिया आज मुख्यमंत्री है और कल 1 महीने बाद नहीं होगा, फिर क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में हम विश्वास नहीं कर सकते, जबकि सॉलिड एकदम कानून बनना चाहिए। राज्य स्तर की नियुक्तियों में, राज्य स्तर की भर्तियों में तो राज्य सरकार ही तय करती है और राज्य सरकार ने यह तय किया है कि अग्निवीर वहाँ सेना में 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद उनको राज्य सरकार की नौकरियों में तरजीह दी जाएगी, 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ये तो स्वागत योग्य कदम है। राज्य सरकार की नियुक्तियों में केंद्र कैसे निर्णय करेगा? राज्य सरकार की नियुक्तियों में तो राज्य सरकार ही तय करेगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी की अन्य सरकारों ने भी यही तय किया है। तो कांग्रेस को केवल विरोध करने के लिए विरोध करना है। किसी भी अच्छे काम का वो स्वागत करने की बजाय उसमें वो मीन मेख निकालते हैं, उसमें कमी निकालने का काम करते हैं। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस को ये नकारात्मक राजनीति बंद करनी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत कुछ कहा है, वो आज तक धरातल पर नहीं उतरा। मुख्यमंत्री जी कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर आए राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण को लेकर, वो आज तक दिन का उजाला नहीं देख पाया। तो ऐसे प्रस्ताव तो कैबिनेट में बहुत आते हैं और बहुत जाते हैं। मुख्यमंत्री की घोषणाओं को हमने कागजों में सिमटते हुए कई बार देखा है। जिस दिन आरक्षण मिल जाएगा उस दिन बात करेंगे। आज की तारीख में तो सत्यता ये है, हकीकत यह है कि ग्रामीण अंचलों में कोई अपनी बेटियां तक हमारे अग्निवीरों को नहीं दे रहा है, क्योंकि उनको अपनी बेटियों का भविष्य जो है सिक्योर चाहिए। तो ऐसे में अग्निवीर को ना आप शहीद का दर्जा देंगे, ना आप पेंशन का लाभ देंगे, ना आप मेडिकल सुविधा देंगे, ना आप कैंटीन सुविधा देंगे। तो किस तरह से अग्निवीरों के साथ जो है ये पक्षपातपूर्ण रवैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहा है और किस तरह से देश की सुरक्षा के साथ सेंधमारी हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है। कुल मिलाकर भारतीय सेना की ही बदौलत आज हम सभी भारतवासी चैन की नींद सो पाते हैं। पूरे देश को भारत की सेना पर गर्व है। इस बीच केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर जहां कांग्रेस इस योजना को समाप्त करने का वादा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सीएम धामी पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण दिए जाने का वादा कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि अग्निवीर पर मचा घमासान कब शांत होगा। देखना यह भी होगा कि आखिर कब तक मुख्यमंत्री की घोषणा धरातल पर उतर पाती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो आज पूरा देश कारगिल युद्ध में भारत को जिस तरीके से जीत हासिल हुई, उसी को आज जीत दिवस के रूप में यानी कि 25वीं वर्षगांठ के रूप में इसे मनाया जा रहा है। और जिनकी जान गई, जिन्होंने बलिदान दिया, उन्हें याद किया जा रहा है और नम आंखों से याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और उत्तराखंड में भी
आज जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन सवाल बहुत सारे निकलकर सामने आ रहे हैं कि शहीदों का दर्जा और शहीदों के लिए क्या कुछ और राज्य सरकार की तरफ से किया जाएगा। और राज्य सरकार की तरफ से घोषणा भी की गई है जिस तरीके से उत्तराखंड के सीएम ने की है, लेकिन उन घोषणाओं पर विपक्ष को भरोसा नहीं है। इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से आशीष नौटियाल जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रदीप भाटिया जी हैं, पूर्व कर्नल हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो शुरुआत प्रदीप भाटिया जी से ही इस चर्चा की कर लेते हैं आज, क्योंकि आज बेहद अहम और ख़ास दिन है और जीत के एक तरफ जीत की खुशी भी है और जिनकी इसमें जान गई, जो शहीद हुए, जिन्होंने बलिदान दिया, एक अहम रोल अदायगी की, उन महत्वपूर्ण पलों को भी याद किया जा रहा है आज। प्रदीप भाटिया जी। जी सबसे पहले तो आज शहीद हैं उनको दिल से श्रद्धांजलि, उनके परिवारजनों को शुभकामनाएं, और जिन साथियों ने इस कारगिल महत्वपूर्ण युद्ध में हिस्सा लिया उनको भी बहुत बहुत नमन करते हैं। जी ये आज 25वीं जयंती मनाते हुए भारत को आज गर्व है। आपको थोड़ा सा बीच में रोकना चाहेंगे, टोक रहे हैं आप, अपना थोड़ा सा फ्रेम ठीक कर लीजिए ताकि आपका फेस जो है वो क्लियर हो सके। जी अनफॉर्चुनेटली मेरा जी अभी ओके सर, कंटिन्यू। या सॉरी फॉर दैट। सबसे पहले सबको शहीदों को श्रद्धांजलि और जिन्होंने हिस्सा लिया उनको शुभकामनाएं, परिवारजनों को शुभकामनाएं, और देश को 140 करोड़ जनता को आज 25वीं कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदुस्तान फौज ने हमेशा इतिहास में इंडिपेंडेंस से पहले से आज तक अच्छे कार्य किए हैं और हर युद्ध में अच्छे नतीजे दिए हैं। हमारे सैनिकों में कभी भी कोई किसी प्रकार की कमी नहीं पाई गई और हर चैलेंज को हमारे सैनिकों ने, हमारे ऑफिसर्स ने बड़ी बहादुरी से सामना किया है और देश की सीमाओं की रक्षा की है जी। तो इस मौके पे केवल मैं इतना ही कहना चाहता हूं, डिबेट आगे बढ़ने के बाद इस पे और चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिक्रिया बेहद मायने रखती है। हमारे साथ कुंवर जपेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं बीजेपी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष नौटियाल जी का रुख करेंगे। आशीष नौटियाल जी, आज बेहद खास दिन, इस खास मौके पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, निश्चित खास दिन है जब हमारे सैनिकों की शहादत हुई है, लेकिन इस बात को भी देखना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी आज के दिन पर भी झूठ बोलने का काम कर रही है। आरक्षण की लिमिट क्या है? आप आरक्षण दे कितना सकते हैं? पहले आरक्षण की वेरिफिकेशन तो कर लो। ठीक है, आरक्षण के सवाल पर मैंने सोचा था कि मैं आरक्षण पर सवाल करेंगे, अग्निवीर पर भी सवाल करेंगे क्योंकि चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन प्रतिक्रिया, क्योंकि आज 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, ऐसे में और कितना अभी मजबूती सैनिकों के लिहाज से होनी चाहिए राज्य सरकार को, और जो घोषणाएं, हालांकि विपक्ष को इस बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन अभी और कितना मजबूत करने की जरूरत है? देखिए, सेना हमारी आज से नहीं, सेना हमारी पहले से ही काम कर रही है और बड़ी मजबूती से काम कर रही है। बड़ा दिल रखते हैं वो घर वाले जो अपने बच्चों को सेना में भेजते हैं, पर सरकार सेना को कमजोर करने का काम कर रही है। अग्निवीर के कारण जो सेना को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसका रीजन बताना होगा। आप बताएं, आप 4 साल के लिए अग्निवीर बना रहे हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि हम इनको जो है उसके बाद राज्य सरकार में नौकरी दे देंगे, तो आप उन्हें आगे उनका कार्यकाल वहीं बढ़ा दो। 4 साल के बदले में 10-15 साल जो नौकरी 17 साल कार्यकाल होता है करने दो, पर आप उन्हें वहां नहीं करने देंगे। आप ना उन्हें ढंग से वहां काम करने देंगे, ना यहाँ काम करने देंगे। यहाँ भर्तियां निकली कितनी रही है? 3 साल में मुख्यमंत्री जी बोलते हैं हमने 16,000 भर्तियां निकाली। आप उसमें कितने अग्निवीर सेट कर लेंगे, कितने किसको सेट कर लेंगे, ओबीसी को सेट कर लेंगे, कितनी महिला आरक्षण दे देंगे? तो सिर्फ एक दिखावा है
हमें भारतीय चले, जनता पार्टी पर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। विश्वास नहीं विपक्ष है को कि फिलहाल भारतीय जनता अग्निवीर को पार्टी लेकर कुछ करेगी। काफी चिंता है और विपक्ष लगातार इस मसले को उठा भी रहा है। लोकसभा चुनाव में भी जोर शोर से इसे उठाया गया। अग्निवीर को लेकर आज भी ये जो चिंता है विपक्ष की बहुत गंभीर है। इसको लेकर हम जवाब भी लेंगे, पहले प्रतिक्रिया साझा कर लेते हैं, इसके बाद प्रदीप जी आपका रुख करेंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, क्या कहेंगे आप? देखिए सोनी जी, सर्वप्रथम तो जो कारगिल के शहीद हैं उनकी आज 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है पूरे देश में। तमाम शहीदों को सत सत नमन। वीरों की धरती है भारत। उन परिवारों को जिन्होंने अपने खोए, उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त करते हुए मैं उन तमाम देश के वीरों को याद करते हुए आज की डिबेट में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यदि आज से 25 साल पहले अग्निवीर होती और तब ये कारगिल युद्ध होता, तब क्या स्थिति इस देश में होती? क्या ये स्थिति होती कि जो अग्निवीर शहीद हुए उन्हें शहीद नहीं माना जाएगा और जो नियमित सेवा में थे उनको शहीद माना जाएगा? ये बात मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, ये वीरों की धरती है उत्तराखंड, और यहाँ हर परिवार से बलिदानी है, हर परिवार से सैनिक है। और इन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो अपने आप को सनातनों की और हिंदुओं की पार्टी कहती है, आज पूरे उत्तराखंड में मातम इस बात का है कि सेना में जाने के अवसर खत्म हो गए। अग्निवीर के कारण परिवारों में शादियां नहीं हो रही हैं और पूरे उत्तराखंड की आर्थिकी चरमरा गई है। हम पेंशन आधारित स्टेट है, कर्मचारी बहुल्य हमारा राज्य है, मगर नौकरियों का बिकना और सैनिकों में अग्निवीर का होना, ये उत्तराखंड की आर्थिकी के ऊपर चोट है। 25वीं वर्षगांठ में प्रत्येक सैनिक इस बात को दबी जबान में कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के साथ देश की जनता के साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया है। अग्निवीर बनाकर इन्होंने देश की जो सुरक्षा है उसमें भी जो है कमजोरी पैदा करी है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर कह रहे थे कि हम 10% आरक्षण देंगे। अरे आप यहाँ के नौजवान बच्चों को रोजगार तो दे नहीं पा रहे हो, तो 4 वर्ष के बाद अगर आपको आरक्षण देने की क्या बात है? आप अर्धसैनिक बल में क्यों नहीं कह देते कि इनको सीधा अर्धसैनिक बल में ले लिया जाएगा? ये जो भाजपा है, देंगे, करेंगे, होगा, विश्वास करो, ये जो भाजपा का चरित्र है, इसने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी केवल जनता को गुमराह कर केवल और केवल आर्थिक लाभ लेने वाली पार्टी है। ना तो इनको देश की सुरक्षा से कोई लेना देना, ना राज्य की आर्थिकी से मजबूत करने का कोई इनका लेना देना है। और जब ये फंसते हैं तो बड़ी ईमानदारी से ये भी कह देते हैं कि 10 लाख से लेकर अब 50 लाख की आर्थिक अग्निवीर को लेकर भी देखा जाए तो अभी भी उसी जोश के साथ लोग जाना चाहते हैं, देश के प्रति अपना समर्पण दर्शाते हैं। जिस तरीके से अग्निवीर को लेकर जवाब भी ले लेते हैं कुंवर जपेन जी से। सोनी जी, हम 4 साल अग्निवीर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि हमारी देश भावना में कोई कमी है। हमारा ये कहना है कि 4 साल के बाद वो सैनिक यदि घर में बैठेगा, ना तो वो नौकरी लायक रहेगा, ना उसकी शादी होगी, ना उसके बच्चे परिवार बनेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी ये तो बताए कि जिस देश की सेना अगर कम हो जाएगी, आपको मैं बता दूं, एक जानकारी दे दूं, कोविड काल में 3 साल सेना में भर्ती नहीं हुई। प्रतिवर्ष सेना में 60,000 आदमी बाहर सेना होते हैं। कम कैसे हो जाएगी? शांति प्रसाद जी, 45,000 सैनिक भर्ती होते थे, इनके शासनकाल में भर्तियां बंद हो गई। और सीमाओं का यह हाल है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सेना के अंदर आकर जो है आतंकवादियों ने हमला किया है, देश के जनरल बोल रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने जबरदस्ती अग्निवीर थोपकर देश की सीमाएं सुरक्षित कर नहीं रहने दी। ये सवाल खड़े हो रहे हैं भाजपा पर, और ये नौटंकी कर रहे हैं। ये किस मुंह से कह रहे हैं कि कारगिल शहीदों को हम जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं? अगर इन्हें उत्तराखंड जपेन जी का रुख कर लेते हैं, सवालों के जवाब ले लेते हैं। जपेन जी का रुख करते हैं, शांति प्रसाद जी आते हैं, वापसी करते हैं। जपेन जी, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप शांति प्रसाद जी को अभी सुन पा रहे थे, क्योंकि आज 25वीं सिल्वर जुबली मनाई जा रही है और 1999 में ये कारगिल युद्ध हुआ, और उस दौरान अगर अग्निवीर होती तो क्या कुछ माहौल होता या क्या कुछ तस्वीरें सामने आती, इस बात का भी जिक्र किया गया। सबसे पहले तो कारगिल दिवस के शहीद सैनिकों को बहुत बहुत नमन।
उन शहीदों की कुर्बानी के बिना ये विजय दिवस नहीं मनाया जा सकता। उन्हें याद करना बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें श्रद्धांजलि देना। हमारे बीच में एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी भी बैठे हुए हैं भाटिया जी। तो जब हम आगे चर्चा लेके जाएंगे तो हम सब तो राजनीतिक लोग हैं, अपनी समझ से बात करते हैं, उसके प्लस माइनस को लेके आ जाते हैं, अपने राजनीतिक लाभ हानि को हम लोग आगे रखेंगे। सरकार को कोसते रहना विपक्ष का एक शगल होता है कि विपक्ष की भूमिका ही भारतीय लोकतंत्र में सिर्फ सरकार को कोसने की रह गई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए एक हेल्दी डेमोक्रेसी के अंदर। अग्निवीर को लेकर बहुत चर्चाएं हुई, बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अग्निवीर को लेकर युवाओं में कोई सेना में जाने का उत्साह कम नहीं। दूसरा, इसके परिणाम क्या होंगे, इसके प्लस माइनस के ऊपर क्या रिजल्ट्स निकल के आएंगे, ये अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन जहां तक ये कोई अकेला सरकार ने या मोदी जी ने तो फैसला ले नहीं लिया, सबने मिलकर लिया, इसमें रक्षा विशेषज्ञ भी थे, तो डेफिनेटली उसके पीछे मंशा यही रही होगी कि हमारे पास एक युवाओं की ऐसी फोर्स तैयार हो जो 4 साल शुरुआती वर्षों में सेना में जाके डिसिप्लिन्ड हो जाए, और डिसिप्लिन्ड होने के बाद उस फोर्स को हम अपने पब्लिक सेक्टर में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हम उन्हें भेजें, वो वहां जाएं, और जो हमारा देश एक अनडिसिप्लिन्ड मैनर में, जो एक भ्रष्टाचार की भी बातें यहाँ होती रहती हैं, आफ्टर 76 ईयर इंडिपेंडेंस वी आर स्टिल डेवलपिंग, तो एक विकसित भारत को बनाने में सेना की ट्रेनिंग का, सेना का क्या रोल हो सकता है, और उसमें ये कदम उठाया गया, तो निश्चित तौर पर हमारी समझ ये कहती है कि ये एक कुछ महत्वपूर्ण पहलू रहे होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि अग्निवीरों के अलावा हमारे पास सेना नहीं है, हमारे पास दुनिया की सबसे अच्छी सेनाओं में से और मजबूत बिल्कुल जपेंद्र जी, ये बात हम सभी जानते हैं क्योंकि हमारे भी फादर मेजर से रिटायर हुए हैं, तो जाहिर सी बात है मैं भी बखूबी इस बात को समझती हूँ। और रिटायर होने के बाद देखा जाए तो इजली एक जॉब मिल जाती है, चाहे वो बैंक सेक्टर में हो या अदर कोई सेक्टर होते हैं, लेकिन विपक्ष को इस बात की चिंता है कि भाई अग्निवीर जो योजना है वो इतनी सार्थक सिद्ध नहीं होगी और 4 साल के बाद फिर आगे क्या कुछ भविष्य होगा, रोजगार मिलेगा या नहीं। इसी सवाल के साथ वापसी करेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। पूरे देशवासियों को, हम सभी को भारतीय सैनिकों पर गर्व महसूस होता है क्योंकि जब वो सरहद पर जागते हैं तो पूरा देश चैन की नींद सो पाता है। लेकिन अग्निवीर को लेकर लगातार सवाल, घमासान मचा हुआ है। प्रदीप भाटिया जी का रुख कर लेते हैं। प्रदीप भाटिया जी, क्योंकि इसको लेकर आपका भी ओपिनियन जानना चाहेंगे। अग्निवीर को लेकर विपक्ष लगातार जिस तरीके से सवाल उठा रहा है, आरक्षण की भी बात निकलकर सामने आ रही है, आखिर इसको लेकर राजनीति क्यों, और आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, एज अ सोल्जर मैं राजनीति में नहीं पढ़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति से परे के कुछ तथ्य आप सबके सामने रखना चाहता हूं। ये स्कीम हाल में शुरू हुई, जून 22 में इसको स्कीम को लॉन्च किया गया था और जनवरी 23 तक इसमें तकरीबन 1 लाख भर्तियां की गई अग्निवीर की, जिसमें 2000 महिलाएं भी शामिल थी जिनको कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में भेजा जाना है। इनमें से 70,000 सैनिक अग्निवीर ट्रेन होकर यूनिट्स में जा चुके हैं और हमारी लगातार यूनिट से जब बातचीत होती है तो फीडबैक अभी तक का बहुत बेहतरीन फीडबैक है कि अग्निवीर जो चुनकर आए हैं इनका प्रदर्शन हमारे पूर्व सैनिकों से भी बेहतर है, क्योंकि इनका चयन प्रक्रिया बड़ी कठिन थी और इन लोगों को आगे की सच्चाई के बारे में मालूम है कि ये अच्छा नहीं करेंगे तो इनको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। इसके चलते ये पाया जाता है कि एक पलटन, एक बटालियन की एफिशिएंसी अग्निवीर के आने के बाद बेहतर हुई। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं
कि इनकी जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है, पहले 9 महीने होता था, अभी अग्निवीर के लिए 6 महीने किया गया है। लेकिन मॉडर्न टेक्निक्स जिसमें शामिल सिमुलेटर्स हैं, उनको इस्तेमाल करके इनकी ट्रेनिंग कराई जा रही है, जो कि एक बहुत बेहतर दर्जे की है और सभी तरफ से अभी तक पॉजिटिव फीडबैक मिला है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कोई भी नई स्कीम जब लाई जाती है उसकी आलोचना तो होनी ही है, लेकिन हमारा सबका फर्ज बनता बिल्कुल है। लेकिन प्रदीप जी, कि यहाँ स्कीम पर को आलोचना जो mature होने है दिया जाए। वो लोग कर रहे हैं या विपक्ष कर रहा है? क्योंकि आलोचना वो लोग नहीं कर रहे हैं जो अग्निवीर के जरिए भर्ती हो रहे हैं, उनकी तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आ रही है। और ये भी देखिए कि अलग अलग राज्यों ने ऐलान कर दिए हैं कि अग्निवीर जब फौज से बाहर आएंगे, जब ईज आउट होंगे, तो उनके लिए रिजर्वेशंस दिया जाएंगे। आज ही धामी जी, जो कि मेरी रेजिमेंट में उनके पिताश्री थे, महार रेजिमेंट में हमारा पुराना ताल्लुक है रेजिमेंट के साथ। 30 साल मैंने अपनी रेजिमेंट में नौकरी किया है और इसी जगह पर जो ट्रेनिंग मैंने देखी है, अभी हाल में जाने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा कि अग्निवीर का दर्जा पहले के सैनिकों से बेहतर होता जा रहा है। बिल्कुल लेकिन प्रदीप जी, ये सारी चीजें एक प्रोसेस जो है अग्निवीर का वो सभी को पता है, लेकिन किस तरीके से भर्ती होगी, कैसे ट्रेनिंग होगी, 4 साल का जो है ये कार्य होगा और फिर इसके बाद सेवानिवृत्त, इसके बाद का क्या इजली जॉब नहीं प्रोवाइड होगी? पे ऐलान हो चुके हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने कर दिया है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कर दिया है। कल ही शाम को सीआरपीएफ के डीजी साहब ने भी ऐलान किया टीवी पर कि 10% रिजर्वेशन सीआरपीएफ के अंदर होंगी। अभी हमारी जो अभिलाषा आकांक्षाएं हैं कि तमाम गवर्नमेंट जॉब्स में जहां पर अग्निवीर को सेटल किया जा सकता है उनकी क्षमताओं के मुताबिक, उसमें अगर कुछ रिजर्वेशन पे ऊपर पॉलिसी सेंटर की तरफ से बना दी जाए, जिसको कि अमल करना हर राज्य के लिए मैंडेटरी हो, हर फोर्स के लिए मैंडेटरी हो, तो अग्निवीरों का भरोसा और इसके अंदर बढ़ेगा। और साथ ही साथ हम जो चाहते हैं कि हमारी आर्मी की यूथफुल प्रोफाइल हमेशा बनी रहे, उसमें हमें मदद मिलेगी। तो इसमें अभी राजनीति करना बहुत जल्दी का टाइम है, अभी समय नहीं है। इसे स्कीम को मैच्योर होने दीजिए, इसको थोड़ा समय दीजिए। बिल्कुल। आशीष नोटियाल जी का रुख कर लेते हैं। आशीष नोटियाल जी, आखिर क्यों राज्य सरकार की घोषणाओं में विपक्ष को भरोसा नहीं है? क्यों ऐसा लगता है कि भाई जो राज्य सरकार कह रही है, जो धामी सरकार ने घोषणा की, वो नहीं होगा? देखिए, इसकी भी कोई लिमिट, इसकी कोई सरकार या कोई भी राज्य सरकार 50% के तय है शायद मेरे ख्याल से, 50% आरक्षण दे सकती है। 30% तो महिलाओं को दे दिया, आजकल 30% महिलाओं का आरक्षण हो गया, 18% एससी का हो गया, 4% एसटी का हो गया, 14% ओबीसी का हो गया। आप बताएं आरक्षण हमारा कहाँ जा रहा है? फिर राज्य आंदोलन कार्यक्रम 10% आरक्षण है, तो आरक्षण कहाँ जा रहा है? हम इसकी कैलकुलेशन भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। आप देखिए, कुछ दिन पहले इन्होंने कहा नेम परेड लगानी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं लगानी, फिर हटा दी। कभी ये कहते हैं शराब घर घर पहुंचाएंगे, फिर इनको जो है विपक्ष जब बोलता है फिर वो घर घर से कहते हैं अब नहीं लगाएंगे। आज नया शिकूफा फोड़ दिया। आज ये कह रहे हैं हरिद्वार में जो कांवड़ यात्रा का रास्ता है, वो मस्जिद और मजारों को जो है उससे कपड़े से ढक देंगे सफेद रंग के। तो इस तरह की तो ये लोग सोच रखते हैं। इन लोगों का कौन सा काम है जिसपे विश्वास किया जाए? फेल लोग। तो इसको लेकर विपक्ष क्यों ऐतराज कर रहा है? भाई अगर ढक दिया जाएगा तो अगर मस्जिद और मज़ारें ढकी जाएंगी तो उनको आपत्ति होनी चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। विपक्ष क्यों ऐतराज कर रहा है इस बात से? क्यों ढकी जाए? क्यों ढकी जाए? क्या है? सिर्फ आशीष नोटियाल जी, आपकी आवाज। क्योंकि हम आपस में हमारे जो है बहुत बड़े जो विद्रोही हैं, ये सिर्फ नफरत की राजनीति करना जानते हैं। ये प्यार और मोहब्बत की राजनीति नहीं जानते हैं। इन्हें रोजगार नहीं देना, स्वास्थ्य व्यवस्था पे ध्यान नहीं देना, शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान नहीं देना, पर कैसे एक दूसरे को लड़ाना है, कैसे एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करनी है, इस तरीके का काम करते हैं। और इनका फेलियर तो हमने देखा है। इनकी बुलेट ट्रेन हमने देखी है, किस तरह देश के अंदर बुलेट ट्रेन चलेगी। अभी कल को मैं देख रहा था, कुछ एक ट्रेन चल रही थी, 3-4 लोग आगे चल के ट्रेन को कहते थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहो, क्योंकि इतना पानी भर गया, वहां पानी की निकासी तक नहीं है। हर जगह आपने देखे ना, कहाँ नहीं ठगा।
ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। इनको तो जो साथ देगा उसको भी ठग देंगे, उसको बर्बाद कर देंगे। ये उस तरीके के लोग हैं। आप गंगा सफाई में फेल हो जाते हैं, आप काला धन में फेल हो जाते हैं, आप 2 करोड़ रोजगार में फेल हो जाते हैं, हर किसी को पक्के मकान देने में फेल हो जाते हैं, स्मार्ट सिटी में फेल हो जाते हैं। ये फेलियर लोग हैं, झूठे लोग हैं, झूठ बोलना इनका काम है और जनता को गुमराह करने का इनका काम है। आप बताएं मुझे अपने चैनल के माध्यम से कितना % आरक्षण दे सकते हैं और उत्तराखंड में कितना % आरक्षण ऑलरेडी जा रहा है और कितना और जा सकता है? क्या 100% आरक्षण दे सकते हैं सरकारी नौकरी में? आप देखें ना, कैलकुलेशन खुद करके बात देख लें। कर रहे हैं आशीष जी, जो चीजें पॉसिबल नहीं है, ऐसा सवाल उठाना ही मुझे लगता है बेमाने है। और हमारे लिहाज से, हमारे हिसाब से अगर कोई पूछे तो आरक्षण मिलना ही नहीं चाहिए, आरक्षण जैसी कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। शांति प्रसाद भट्ट जी का रुख कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, अगर देखा जाए, क्योंकि अग्निवीर को लेकर आरक्षण का जिक्र हो रहा है, आरक्षण को लेकर भी अब राजनीति हो रही है, जो शहीद हैं उनके परिजनों को राहत राशि में इजाफा किए जाने की भी बात निकलकर सामने आई है। कितना विश्वास इस बात पर कि भाई 10 लाख से अब इसे 50 लाख कर दिया जाएगा? देखिए, अच्छी बात है यदि शहीदों के परिवारों को आर्थिक समृद्ध करने के लिए सरकार यदि आर्थिक मदद बढ़ाती है तो स्वागत योग्य कदम है, मगर जमीनी हकीकत को भी समझने की जरूरत है। ये सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी की ये वर्तमान सरकार जो है, इन्होंने आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने की बात कही, कैबिनेट ने पास कर दिया, मुख्यमंत्री जी घूम घूम के कह रहे हमने दे दिया, मगर ये राज्य आंदोलनकारी आंदोलन काय को कर रहे हैं? नौकरी के लिए क्यों नहीं मिल रहा उन्हें? दूसरा, मैं बड़े माफी के साथ कह रहा हूं, यहाँ पर सेना पृष्ठभूमि से भाटिया जी बैठे हैं, इन्होंने अपनी चयन प्रक्रिया पे सवाल खड़ा कर दिया। ये कह रहे 9 महीने वाले बेकार थे, 6 महीने में बहुत बढ़िया हो गए। यानी कि मैंने ये बात नहीं कही नौटियाल जी, आप शांति प्रसाद जी, इस तरीके से नहीं कहा, आप गलत बोल रहे हैं। मैंने कभी नहीं बोला कि वो बेकार थी। आप सेना अभी आप ही ने कहा है, मैं राजनीति बिल्कुल प्रदीप जी, मैंने करेक्ट कर दिया उस चीज को, ठीक है। शांति प्रसाद जी, ऐसा नहीं कहा प्रदीप जी ने कि अब वो बेकार थे, 9 महीने वाले बेकार थे, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। प्लीज रिटायर हुए हो ना, रिटायर हुए हो तो पेंशन छोड़िए। भाजपा पेंशन विरोध, जो पेंशन लेने वाले हैं उनका भी विरोध करती है। आप छोड़िए पेंशन, ये कहिए कि सेना में पेंशन की जरूरत नहीं है, हमने देश की सेवा करी है, ये भी बोलिए। ये बोलना ठीक नहीं है। अग्निवीर की पीड़ा हम जानते हैं, हमारे बच्चे जो 4 साल के बाद घर बैठे हैं, जो आपने नौटियाल जी, आपने वो नहीं देखी सेना। मैंने 35 साल फौज में नौकरी की है और 7 साल भर्ती प्रक्रिया आते हैं जपेन जी, आते हैं, मैं जानता हूँ सैनिक एक जवान की क्या अभिलाषा होती है फौज में आने। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों की ये अभिलाषा होती है। जपेन जी 1 मिनट रुकिएगा। बहुत सारे लोगों की ये अभिलाषा होती है कि हमें 4 साल मिले देश की सेवा के लिए, यही हमारे लिए काफी है, हम कुछ अपनी उपयोगिता दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि देश प्रेम को लेकर लोग बहुत भावुक हो जाते हैं। शांति प्रसाद जी, इस बात को भी समझना होगा। और कोई भी अग्निवीर के जरिए जो भर्ती हुआ, उसने इस बात का ऐतराज नहीं किया है अभी तक। मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रही हूं कि ऐसा होना चाहिए। एक बार सरहद पे जाके नौकरी करिए, फिर बताइए पेंशन का हकदार हूँ या नहीं हूँ। में ट्रेन हो जाएंगे। ये कैसे चैनल पे बैठ के बोल रहे हैं कि 6 महीने में बहुत बढ़िया ट्रेन हो रहे हैं? ये कर सकते हैं। अरे आप एक बार सेंटर में जाके देखिए, आपको दावत देता हूँ। हमें मालूम है सेना में कितनी दुर्गति है सैनिकों की। हम कोई दुर्गति नहीं है, आप भ्रम फैला रहे हैं, आप देशद्रोही वाला कार्य कर रहे हैं। आप शांति प्रसाद जी, प्रदीप भाटिया जी पूर्व कर्नल हैं और उन्होंने अच्छा खासा योगदान दिया है, और आप अगर उनसे बहस, कोई वो राजनीतिक दल के व्यक्ति नहीं है, आप इस तरीके से अगर बहसबाजी करेंगे, आप जपेन जी से कर सकते हैं, जपेन जी से सवाल पूछ सकते हैं और उन सवालों का जवाब ले सकते हैं, लेकिन आप प्रदीप जी से इस तरीके की बातचीत नहीं कर सकते हैं। शांति प्रसाद जी प्लीज। सोनी जी, शांति प्रसाद जी, चैनल पे बैठकर 6 महीने में सेना, अगर पेंशन नहीं मिल रही है तो इसमें ऐतराज सैनिकों को होना चाहिए। मैं अभी कांग्रेस की खामियां गिनानी शुरू करूं तो आप भाग जाओगे चैनल छोड़कर। ठीक है, कांग्रेस से शुरू करने में शांति प्रसाद जी, 1950 में ठीक है, घोटाले से शुरू करके बोफोर्स घोटाले तक ऐसे शब्दों का सभी को पता है, सभी को पता है। ठीक है प्रदीप जी और शांति प्रसाद जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जपेन जी का रुख करेंगे। मेरे ऊपर
लांछन लगाने के लिए। अरे भाई, मछली बाजार बना दिया आप लोगों ने। प्लीज शांत हो जाइए। शांति प्रसाद जी, आशीष नौटियाल जी, आप बीच में मत बोलिएगा। प्रदीप जी, आप भी। बात खत्म हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। जपेन जी का रुख कर लेते हैं। जपेन जी, एक तो आरक्षण को लेकर ये घमासान, आरक्षण क्या लगता है, अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण मिलने की उम्मीद है? क्योंकि अभी इस पर क्या कुछ तय हुआ, आप थोड़ा बेहतर बता पाएंगे अगर जानकारी हो। देखिए, आरक्षण को लेकर स्थिति बिल्कुल क्लियर है। जो कहा गया वो करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंदोलनकारियों को मिला कि नहीं मिला, ये बताइए। आप हमारे बीच में मत बोलिए प्लीज। क्यों कर रहे हो? जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा। ये हर किसी से आप बदतमीजी करें और स्क्रीनिंग अच्छी बात नहीं है। आप हर किसी से बदतमीजी करें। शांति प्रसाद जी जवाब ले लेते हैं, इसके बाद आपका रुख करेंगे, तब आप बात करिएगा। आप सिखाएंगे मुझे? देखिए ना, सिखाने की बात नहीं है। आप हर आदमी से बदतमीजी करेंगे, आप की लाठी से हाकेंगे। पहले बताइए, आंदोलनकारियों का आरक्षण मिला कि नहीं है? अगर आप में सहनशीलता नहीं है, आंदोलनकारियों को यूकेडी ने आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई और आरक्षण की बात कर रहे हैं। अभी जो मसला है हम उस पर बात कर लें। अभी अग्निवीर की बात आप भी कर रहे थे, अग्निवीर के आरक्षण को लेकर बात हो रही थी। शांति प्रसाद जी, आपका रुख करेंगे ना? थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। जपेन जी, अपनी बात को कंटिन्यू करिए। सोनी जी, जब बारी बारी से, सबसे पहले तो हम सब लोगों को आपस में, हम राजनीतिक लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते रहते हैं, लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब पैनल के अंदर कोई नॉन पॉलिटिकल पर्सन हो, चाहे वो हमारा सीनियर जर्नलिस्ट हो या सैन्य अधिकारी हो, कोई भी हो, तो हमें कम से कम उनसे बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। इससे कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक दलों की भी बदनामी। हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि हमें अपने मुद्दों पे आधारित रहना चाहिए। अगर हम कोई बात कह रहे हैं, किसी इशू के ऊपर बात कर रहे हैं, तो दूसरे की बात सुनने का भी मौका होना चाहिए, अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। जब ये मेरे सामने इंटरप्ट कर रहे थे, मुझे बोलते हुए, तब ये ज्ञान देते हुए आपको दिक्कत हो रही थी? जब मैं बोल रहा था तब आप ये ज्ञान दे रहे थे उन्हें? आप शुरुआत करते हैं। शांति प्रसाद जी, आप लोग व्यक्तिगत हो जाते हैं। आप एक डिबेट में हैं और डिबेट में आप व्यक्तिगत हो रहे हैं। ये आपकी पर्सनल लड़ाई है, घर में जाकर इसको सुलझा लीजिएगा। पूरे उत्तराखंड की आर्थिक में चोट ये व्यक्तिगत नहीं है जपेन जी, और ना ही लेने की जरूरत है। जपेन जी, अपनी बात को पूरा करिए। से थोड़ा सा शहर भाई, मैं गलत कह रहा हूं कि आंदोलनकारियों का क्यों आरक्षण नहीं मिल रहा? गलत पूछ रहा हूं मैं? किससे पूछूं? दामी जी मिलते नहीं और आप सुनते नहीं। अरे जवाब लेने दीजिए भाई। शांति प्रसाद जी, जवाब तो लेने दीजिए, सुन लीजिए। वो जवाब दे देंगे तो मान लो। जपेन जी, आंदोलनकारियों के आरक्षण को लेकर बिल्कुल स्थिति साफ है जी, और किसी भी तरह का उसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जहां जरा सी भी शंका हो। तो जो भविष्य की जितनी भी अगली भर्तियां हैं, उनमें शासन की ओर से निश्चित तौर पर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो आंदोलनकारियों का आरक्षण है, उस आरक्षण के मद्देनजर सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर आंदोलनकारियों को वहां जगह दी जाए और उसके बाद सामान्य कैटेगरी और बाकी की कैटेगरीज करे। लेकिन इन चीजों में समय लगता है। आगे भर्तियां कहाँ निकल रही हैं, कितनी निकल रही हैं, किन भर्तियों में आंदोलनकारियों को कैसे व्यवस्थित करना है, लेकिन आंदोलनकारियों को कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, इसको लेकर क्या तैयारी तौर पर काम किया जा रहा है? बिल्कुल। अग्निवीरों को लेकर आरक्षण कितने प्रतिशत मिलने की उम्मीद, इसको लेकर क्या कुछ? जपेन जी, थोड़ा सा साफ कर दीजिए तस्वीर अगर पता हो। सभी राज्य सरकारें अपनी अपनी ओर से अपने अपने प्रदेश में अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणाएं कर रही हैं। और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी ये सब शुरू हो गया है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी उन्हें यथावत उन्हें आगे कंटिन्यू करने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन हमें लगता है कि बहुत जल्द ही केंद्र सरकार में भी ये प्रस्ताव आएगा और वो राज्यों के लिए भी सहायक हो जाएगा और विभागों के लिए भी सहायक हो जाएगा कि केंद्र सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव आने के बाद कि अग्निवीरों के लिए फ्यूचर की जो हमें लाइन है वो कैसे हमें सेट करनी है। हमें भरोसा है कि इस बार बहुत जल्दी अग्निवीरों के लिए केंद्र से भी कुछ तोहफा आने वाला है।
चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और शांति प्रसाद जी, अब उम्मीद कर सकते हैं जिस तरीके से जपेन जी का जवाब निकलकर सामने आया है। प्रदीप जी का रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, अभी और कितना सशक्त करने की जरूरत है हमारी भारतीय सेना को, और साथ ही आरक्षण के आधार पर अगर देखा जाए तो रोजगार कितना आसान हो जाएगा? देखिए, एक अग्निवीर का यदि आप चयन प्रक्रिया समझिए और उसके ट्रेनिंग का 4 साल का ट्रेनिंग और सर्विस को 4 साल मद्देनजर रखते हुए ये ध्यान रखिए कि जब ये 4 साल के बाद सैनिक बाहर आएगा, ये किसी ना किसी फील्ड में प्रोफिशिएंट होगा। आर्मी ने इसे पोस्ट सर्विस ट्रेनिंग दी होगी ताकि ये जाकर अपने जो फील्ड चुनना चाहता है उसमें आसानी से कार्यरत हो सके। साथ ही साथ जो सरकार की तरफ से जिस पॉलिसी का मैं जिक्र कर रहा था कि हर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनाना है जिसके तहत अग्निवीर जब ईज आउट हो आर्मी से तो उसको जॉब ढूंढने में दिक्कत ना हो, उसके लिए कोई आरक्षण किया गया हो। आर्मी ट्रेनिंग, आर्मी डिसिप्लिन और आरक्षण को लेकर अग्निवीर जो कैश भी लेकर आएगा उसके साथ उसे अगले जीवन में सेटल होने में बहुत सुविधा होगी। दूसरी बात, ये व्यक्ति जो फौज से निकल के आता है एक डिसिप्लिन, एक इथोस को लेकर, फौज की इथोस को लेकर आएगा जो हमें समाज को बेहतर करने में मदद करेंगी। इन्हें रिक्वायरमेंट केवल इतना है कि इनके लिए सुरक्षित और अच्छी जगह नियुक्त की जाए जहां पर इनको ईज आउट किया जाए, जैसे कि ऑल पुलिस सर्विसेज, ऑल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, रेलवे सुरक्षा बल इत्यादि इत्यादि। बहुत सी जगह हैं जहां पर इनको एब्जॉर्ब किया जा सकता है। इसके साथ साथ ट्रेन्ड व्यक्ति भी फौज से निकल कर आएंगे, अग्निवीर जो कि स्पेशलाइज्ड यूनिट्स में सर्व करके आएंगे। इनके पास टेक्निकल नॉलेज होगी। इनको इंडस्ट्री में लेने में अगर सरकार की तरफ से हेल्प किया जाए तो ये इंडस्ट्री को भी वो आर्मी के इथोस लाके देंगे जिससे उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, एक डिसिप्लिन भी आएगा। तो अभी कहना बहुत जल्द है, केवल 1 साल हुआ है अभी अग्निवीर को। 3 साल के बाद जब ये लोग ईज आउट होकर इंडस्ट्री में और बाकी सर्विसेज में आएंगे तब परखने का समय होगा कि इन्होंने क्या क्षमता लेकर आए हैं ये बाकी ऑर्गेनाइजेशन को, और कैसे इनके आने से वो ऑर्गेनाइजेशन एम्पावर हुई है। तो थोड़ा मौका दीजिए, तुरंत क्रिटिसिज्म की जरूरत नहीं है। हम इंटरप्ट करना चाहेंगे, ठीक है, जब जल्दी भाटिया जी ने बताया तो देखिए सिर्फ 3 साल का हमें इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद पहली 1 लाख सैनिकों की ट्रेंड डिसिप्लिन फोर्स सिविल डिपार्टमेंट्स में और सिविलियंस के बीच में देश की सेवा करने के लिए वो बॉर्डर से निकलकर जो हमारा एक इंटरनल प्रोसेस है वहां सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि सिर्फ हमें 3 साल का वक्त हमारे पास है इंतजार का, हमें पेशेंस का सबूत देना चाहिए। और 3 साल के बाद हर साल 1 लाख ट्रेंड सैनिक हमारे पास देश में विभिन्न सेक्टरों में ठीक है। आशीष नौटियाल जी, क्या इतना पेशेंस है विपक्ष के पास? कोई संदेह इस बात पर? कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में भी वो सहायक सिद्ध होगा। देखिए सोनी जी, हमें तो ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से नौकरी का पीरियड कम हो रहा है, सेना बहुत मजबूत होने लगी। मान लो 4 साल भी मुझे लग रहा है कि ज्यादा है कि नहीं। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही आशीष जी। मजबूत हो रही है 1 साल 6 महीने में, 1 साल 6 महीने में मजबूत कर दे रहे हैं। आप तो ऐसे देश के अंदर ऐसे लोग आए हैं जो 6 महीने 1 साल में ही सेना को मजबूत कर देंगे। 1 साल की नौकरी दो, उसके बाद रिटायर होंगे, नौकरी है, नहीं तो नौकरी नहीं है, क्योंकि नौकरियां और मजबूत हो रही है आपके अग्निवीर के कारण। देखिए, देश को भ्रम में न डालें। आप वो लोग हैं जिनके बस का कुछ नहीं है, ना तो पेंशन दे सकते हो, ना पेंशन दे सकते हो, ना रोजगार दे सकते हो, ना स्वास्थ्य दे सकते हो, बॉन्ड खा सकते हो, गाय मारने वाली कंपनी चंदा खा सकते हो। इस तरह के काम करते हो आप, देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। नफरती लोग हैं आप, देश के अंदर नफरत फैलाना आपका काम, इसके अलावा कुछ नहीं करते आप। देश में कैसे नफरत फैलाई जाए, आपस में लड़वाया जाए, इस तरह के काम इन लोगों को भविष्य
जा रहा है। पेंशन नहीं दे पा रहे, आप नौकरी नहीं दे पा रहे, आप क्या देंगे? ये देश को गुमराह करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और आज हमारे जरूर प्रदीप जी बैठे हैं, नौकरी से रिटायर्ड है, लेकिन वो अग्निवीर नहीं है, पूरी नौकरी कर कर आए हैं और मुझे लगता है पूरा ज्ञान भी उनको होगा। 4 साल की नौकरी से ज्यादा ज्ञान उनको होगा कि सेना के अंदर किस तरह काम किया जाता है। अगर 2 आदमी का इंटरव्यू ले लिया जाए सेना के अंदर का, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छा इंटरव्यू दे पाएंगे, क्योंकि इन्होंने लंबा समय सेना के अंदर बिताया है। इन्हें एक एक चप्पे चप्पे का पता होगा, किस तरह से क्या होना चाहिए, कैसे आतंकवादी घटना रुक सकती है और क्या हो सकता है। इनका जो दिमाग है वो परिपक्व है। उन विचारों को आप 1 साल 6 महीने में कहते हो बहुत मजबूत हो गए और 4 साल में डर करने का काम कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। अग्निवीर आत्महत्या कर रहे हैं, अखबारों में पढ़ो, अग्निवीर आत्महत्या कर रहे हैं, कितने परेशान है, इसको समझना चाहिए आप लोगों। मैंने जैसे निवेदन किया, थोड़ा वक्त दीजिए जी। जो नई प्रक्रिया शुरू हुई है मत करो। 3 साल कैसे वक्त दे दें आपको? चाइना अटैक कर रहा है, पाकिस्तान हमारे लोगों को मार रहा है, कितना वक्त कैसे वक्त देते? ये घर का मामला नहीं है, देश का मामला है। देश का मामला है, इसीलिए चलिए आशीष जी, कांग्रेस के कार्यकाल में किस तरीके से चीजें होती रही है, इसको भी थोड़ा सा मुझे लगता है रिमाइंड करने की जरूरत है। देश की सुरक्षा पहले। आज मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपका जो ज्ञान है वो एक अग्निवीर का नहीं हो सकता। आपने सेना के अंदर जो परिपक्वता हासिल करी है, जो वो उसमें बच्चे, चलिए 4 साल में अग्निवीर के तहत जो भर्ती होती है वो सेना में रहकर परिपक्व नहीं हो सकता, ये आशीष जी कह रहे हैं। यूकेडी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं शांति प्रसाद जी का। शांति प्रसाद जी, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकाल भी आपने बखूबी देखा, जो सुरक्षा व्यवस्था रही है देश की, और अब में क्या कुछ अंतर, कितना अंतर देख पा रहे हैं? थोड़ा सा आकलन ईमानदारी के साथ। सोनी जी, सवाल कांग्रेस और भाजपा का नहीं है, सवाल हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा का है। जहां सरकार कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, सेना कम कर रही है, कह रही है पैसा नहीं है सैनिकों के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए, उन्हें सुख सुविधाएं देने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? देश आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। रोज ढोंग कर रहे हैं भाजपा वाले कि हम आर्थिक रूप से देश में 5वां, विश्व में 5वें नंबर पर आ गए, और यहाँ तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, ईमानदारी से नौकरी लगाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। ये जो दोहरा चरित्र है, और फिर कुतर्क कर रहे हैं। भाई, जो सेना 17 साल में अगर सिविल में ढंग से नहीं रह सकती, तो वो 4 साल का अग्निवीर बहुत बढ़िया रहेगा। कैसे कैसे कुतर्क कर रहे हैं भाई? अपने ही सवालों में अपने पे ही अपने चरित्र पे उंगली उठा रहे कि हम पेंशनधारी ठीक नहीं रहेंगे मगर अग्निवीर ठीक रहेंगे 4 साल के बाद। ये गारंटी कार्ड बांटने वाले कौन होते हैं? अगर ये इतने गारंटी कार्ड बांटने वाले हैं, तो ये क्यों नहीं कहते अर्धसैनिक बल में सीधा नौकरी देंगे? आरक्षण की क्या बात है? सीधा बोलिए कि वहां से 4 साल के बाद अब इनको अर्धसैनिक बल में नौकरी दे दी जाएगी। आरक्षण का क्या मतलब है? और अगर आरक्षण की परिधि में आ जाइए तो सुप्रीम कोर्ट में 1 मिनट। ठीक है शांति प्रसाद जी, बस समय नहीं है, जपेन जी से बस जवाब ले लेते हैं इस बात का। 20 सेकंड में जवाब ले लेते हैं जपेन जी से इस बात का। शांति जी, समय चूंकि कम है। के लिए केवल विरोध करना, ये हमारे शांति जी का एक शगल सा बना हुआ है। ठीक है जपेन जी, चूंकि समय कम है, इस बात के जवाब मुझे भी चाहिए कि भाई विधायक निधि थोड़ी कम कर दी जाए, थोड़ा सा इस ओर भी ध्यान दे लिया जाए। हमने कहा ना, ये पॉलिसीज बन रही हैं, पॉलिसी मैटर है, और उस पॉलिसीज में भी क्या क्या निकल के आएगा, किस किस के लिए क्या क्या निकल के आना है, किससे क्या क्या लिया जाना है, किसकी क्या कटौती होती है, किसे क्या दिया जाना है, ये सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार इन सवालों का जवाब अब भविष्य में छिपा हुआ है कि आखिर जो घोषणाएं हुई हैं और किस तरीके से क्या कुछ और बेहतर होगा या बेहतरीन होगा। अब इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा का समापन कर लेते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल अग्निवीर को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, वो इस बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि भाई 4 साल में कोई कैसे परिपक्व हो सकता है, डिसिप्लिन हो सकता है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।